नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समय का चक्र जब उल्टा चलता है तो फिर हालात भी बड़ी तेज़ी से खराब होते चले जाते हैं। अब मोदी जी और बीजेपी की स्थिति देखिए। एक वक्त था जब पूरा मानचित्र, देश का पूरा मानचित्र जैसे भगवा से रंगा हुआ, और आज की तारीख में, आज के हालात में जैसे हर इलाके से भगवा रंग उड़ता जा रहा। अब देश के मानचित्र का आप ये हिस्सा देखिए, दक्षिण पश्चिम भारत, साउथ वेस्टर्न इंडिया, और यहाँ पर आपको कर्नाटक एक बड़ा राज्य और महाराष्ट्र वो उससे भी बड़ा राज्य। कर्नाटक से कहीं ज़्यादा अहमियत महाराष्ट्र की इसलिए है क्योंकि यहाँ 48 सीटें, कर्नाटक में 28 सीटें, दुगनी सीटें, दुगनी ताकत महाराष्ट्र की। अब कर्नाटक तो डूब ही गया और उधर महाराष्ट्र की बारी है, और महाराष्ट्र में इस तरह से सरकार फंस गई है, या यूं कहें कि चंद्रचूड़ साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐसा फैसला दिया है, ऐसी किरकिरी की है भाजपा सरकार की, गवर्नर की, स्पीकर की, शिंदे की, सीएम की, डिप्टी सीएम की, कि सरकार जैसे एक कानूनी दांव पेच में फंस गई हो, और कभी भी माइंड करिएगा, कभी भी किसी समय भी विदा ले सकती है शिंदे फडणवीस की सरकार। और फिर जो आने वाले दिनों में जो मानचित्र होगा, जो मैंने आपको दिखाया, वहां सिर्फ एक तिल बराबर जगह दिखेगी भगवा। जी हाँ, गोवा में, ना कर्नाटक ना महाराष्ट्र। अब दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये जो शिंदे सरकार है, फडणवीस शिंदे की जो सरकार है, क्या ये अब चंद दिनों की मेहमान है? और जितने दिन शिंदे अब कुर्सी पर रहेंगे उतनी ही सरकार की फजीहत होती रहेगी, दिन ब दिन फजीहत होती रहेगी, और इस फजीहत के चलते भाजपा वहां हर दिन कमजोर होती चली जाएगी। कि शिंदे के रहते ये जो 24 है उसमें बड़ी हार मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वाकई मोदी और अमित शाह भी घबराए हुए हैं इस फैसले से चंद्रचूड़ के? मोदी और शाह तो तब से घबराए हुए हैं जब से महाविकास आघाड़ी का टूटना असंभव लग रहा है और शिवसेना उद्धव का स्टेक लोगों के बीच में बढ़ा है। उपचुनाव के नतीजे हो, विधानसभा के चुनाव के नतीजे हो, मंडी समितियों के नतीजे हो, हर नतीजा एक बड़ी चिंता की एक रेखा इन दोनों के सर पे, माथे पे ला रही है। अब अशोक वानखेड़े का टाइगर का खुलासा तो आप सुनेंगे, और हम दोनों की कोशिश होगी कि भीतर तक जाके इस पूरे मामले को डिकोड करें कि इसका असर 24 पर क्या पड़ेगा, मोदी शाह की सियासत पर क्या पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह से एक लीगल फ्रेम में शिंदे को कैद कर दिया या कटघरे में खड़ा कर दिया, ये स्थिति बीजेपी के लिए वाकई बहुत मुश्किलें लेके आ रही है। और 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण चंद्रचूड़ साहब ने कही। नंबर 1 कि राज्यपाल के जो फैसले थे, फ्लोर टेस्ट के या जितने भी फैसले थे, वो गलत थे। यानी एक को कुर्सी से उतारना, एक मुख्यमंत्री को, और दूसरे यानी शिंदे को बैठाना, दोनों ही फैसले गलत थे, गैर कानूनी थे। और नए स्पीकर का जो जिस तरह से चुना गया वो भी गलत था, और नए स्पीकर ने जिस तरह से शिंदे को मान्यता दे दी, उनके बागी विधायकों को मान्यता दे दी, वो भी गलत था। गलती के बाद गलती, इन सबको लिखा पढ़ी में, जजमेंट में ही उन्होंने लिख दिया है, नज़ीर बना दिया है, कानून बना दिया है। और आप एक इत्तेफाक देखिए कि ये जो गलतियां हैं जो उन्होंने गिनाई हैं, इसको अब ठीक करने की जिम्मेदारी इन साहब को दे दी गई है। अब ये जो साहब आप देख रहे हैं, इनका नाम है राहुल नरवेकर। नरवेकर साहब जो एक तरफ शिंदे और फडणवीस के बीच में खड़े हुए हैं, यही स्पीकर हैं, और इनको जिस तरह से स्पीकर की कुर्सी पर बैठाया गया था उस पर भी बड़ी तल्ख टिप्पणी, रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के। अब इन्हीं को फैसला करना है, इन्हीं के सर पर सारा ठीकरा है, और इनको फैसला ये करना है कि जो शिंदे के 16 आयोग विधायक हैं, यानी जो बागी विधायक हैं, उनकी आयोग्यता पर इनको निर्णय लेना है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मुझे लगता है गले की हड्डी है नरवेकर साहब के लिए। और दिन ब दिन आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, तारीखें बढ़ेंगी, नार्वेकर पर प्रेशर आएगा,
वो हाईकोर्ट का भी प्रेशर हो सकता है अगर उद्धव ठाकरे का गुट हाईकोर्ट चला गया। वो सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर हो सकता है जिसने नार्वेकर को जिम्मेदारी दी है गलत को सही करने की। वो सही अगर करते हैं तो सरकार ही चली जाएगी। तो वो ऐसे स्पीकर तो बनना चाहेंगे नहीं जो अपनी सरकार गिरा दे। इस पसोपेश में दिल्ली दरबार कुछ और सोच रहा है। उसको लगता है कि अगर ये लोग जिनके पास सरकार का लाइसेंस नहीं है चलाने का, क्या इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो बेहतर होगा। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का सारा जो मामला है उलझता चला जा रहा है और उलझते उलझते इस जाल में ये दोनों फंस गए हैं, चाणक्य और चाणक्य का बॉस। और मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है इसको टाइगर बेहतर ढंग से आपको बता सकते हैं। और हम दोनों मिलकर ये जो जाल है जिसमें फंस गए हैं चाणक्य और चाणक्य के बॉस शाह और शहंशाह, आगे चल के क्या होने वाला है। क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार जाने वाली है और क्या देश का पश्चिमी और साउथ का जो हिस्सा है वो भाजपा के हाथ से निकल गया है और आने वाले दिन मोदी जी के लिए और भी बुरे आने वाले हैं। चलिए टाइगर के पास चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। टाइगर, पहला सवाल ये है कि ये जो कल फैसला आया है उस फैसले के बाद शुरू में तो ऐसा लगा जैसे एकनाथ शिंदे की जीत हो गई हो, लेकिन जब आप ऑर्डर पढ़ते, गवर्नर की भूमिका गैर कानूनी, नए स्पीकर की भूमिका गैर कानूनी, शिंदे के फैसले गैर कानूनी, सब कुछ इलीगल। एक ऐसी कार चला रहे हैं आज की तारीख में शिंदे जिसके कागज उनके पास नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं मुंबई में फाइलें निपटाई जा रही हैं, जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको निपटाया जा रहा है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग फाइनलाइज की जाए, ऐसा लग रहा है जैसे जाती हुई सरकार के लक्षण हो ये। आपको क्या लगता है, क्या फडणवीस फंस गए बुरी तरह? दीपक जी, आपने बहुत माइल्ड शब्द यूज किए हैं कि कागज नहीं है। वो नहीं है स्थिति, वो चोरी की कार है। कार में एक पेशेंट है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि हमें जानते हैं कि ये कार चोरी की है, जिसके कागज आपके नाम पे नहीं है, सब कुछ है, लेकिन पीछे पेशेंट है, वो मरे नहीं, इसलिए आप पहले इसको हॉस्पिटल में छोड़ाइए, तब तक हम बाकी व्यवस्था देखते हैं। हायर बेंच के पास चीजें गई है। ये 16 विधायकों की अयोग्यता का सवाल नहीं है। वो तो वो जो हायर बेंच है 7 मेंबर्स का, वो तय करेगा। वो मामला वहां फंसा है। ये उससे भी बड़ा मामला है, क्योंकि सरकार के विश्वास मत के लिए जो व्हीप जारी किया था प्रभु ने, वो प्रभु का व्हीप स्पीकर ने अमान्य कर दिया और उन्होंने एक नया, जो इन्होंने भोगवले करके है, भरत भोगवले जी, उसको शिंदे गुट ने अपॉइंट किया और उसको स्पीकर ने अनुमति दी, यानी उसको मान्यता दी। ये असंवैधानिक है। इसका मतलब प्रभु का व्हीप ही चलेगा, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं ये। यदि प्रभु का व्हीप चलेगा तो 16 नहीं साहब, टोटल 39 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ये कहानी थी अली बाबा और 40 चोर। अरे इस पे तो बवाल हो गया था। सवाल ये है कि कोई अपने आप को चोर नहीं कहता, सब कहते हैं कि वर्तमान में क्या है, सरकार फंसी कैसी है। सरकार को ये पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ऊपर से देख रहा है। सरकार को ये भी पता है कि वो डिफॉल्ट में सरकार है, क्योंकि इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने, इसलिए उद्धव ठाकरे की ताजपोशी वापस हो नहीं सकती, इसलिए आप बरकरार है। क्योंकि पीछे पेशेंट है, इसलिए कार को हॉस्पिटल तक जाने की परमिशन है। उस पेशेंट का ख्याल रखा है। ये पेशेंट जो है ये महाराष्ट्र की जनता, मतलब इसको हम क्या कहें, मैं इसको कहूं कि गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट एक है, मतलब एक्सीडेंटल गवर्नमेंट के लिए जो भी कह लीजिए, गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट, गवर्नमेंट ऑन अ लाइफ लीज फॉर सम टाइम। जी, क्योंकि अब अगर स्टेपुलेटेड टाइम में स्पीकर को देना पड़ेगा। एक जो दूसरा सवाल है और जो एक बड़ा सवाल है, शिंदे से बड़ा या फडणवीस से बड़ा, जो इनके बॉसेस हैं, जो इनके माई बाप हैं, जो इनके आका हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, जहां से कठपुतलियों की तरह इस सरकार चलती है दिल्ली से,
तो ये तो कठपुतली है, हमें लगता है कि जिसके पास इस पूरी सरकार की, शिंदे फडणवीस की डोर है, उसके उसकी अगर हम बात करें कि वो कितने प्रेशर में, और मुझे जो खबर आज पता लगी वो ये कि कल से जब से जजमेंट आया है, अमित शाह साहब ने और मोदी जी ने बकायदा इस पर लीगल ओपिनियन लेना शुरू करी है। देश के बड़े-बड़े वकील इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को जानते हैं। उन सबसे रायशुमारी हो रही कि भाई ये क्या इसको बचाया जाए, और अगर ये सरकार बचती हुई नहीं दिख रही तो फिर क्या इसको कर्नाटक के बाद इसकी बलि चढ़ाई जाए, तो बलि चढ़ाएं तो कैसे चढ़ाएं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो शिंदे नाम का ऑटो वाला है, ये जब तक रहेगा बदनामी होती रहेगी, बेइज्जती होती रहेगी। इससे अच्छा है कि किसी अच्छे से गवर्नर को राष्ट्रपति शासन लगा के महाराष्ट्र उसके हवाले करो, क्योंकि मोदी और अमित शाह के लिए जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी है वो बीएमसी के चुनाव नहीं है, वो विधानसभा, उनका जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है गुजरात लॉबी की, वो है 2024। उनको लगता है कि शिंदे के रहते ये जो 24 है उसमें बड़ी हार मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वाकई मोदी और अमित शाह भी घबराए हुए हैं इस फैसले से चंद्रचूड़ के? मोदी और शाह तो तब से घबराए हुए हैं जब से महाविकास आघाड़ी का टूटना असंभव लग रहा है और शिवसेना उद्धव का स्टेक लोगों के बीच में बढ़ा है। उपचुनाव के नतीजे हो, विधानसभा के चुनाव के नतीजे हो, मंडी समितियों के नतीजे हो, हर नतीजा एक बड़ी चिंता की एक रेखा इन दोनों के सर पे, माथे पे ला रही है। सवाल है कि आज आप ओपिनियन ले रहे हैं, लीगल ओपिनियन, काश वो तब लेते जब आपको सरकार बनानी होती, तब आपको लगा मोदी है तो मुमकिन है। देखिए दीपक भाई, हर चीफ जस्टिस गवर्नर नहीं बनना चाहता, हर चीफ जस्टिस की अभिलाषा राज्यसभा में जाने की नहीं होती। कुछ चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद जनसेवा भी करना चाहते हैं, और जिन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद की चिंता नहीं है वो संविधान की चिंता करता है, और जो संविधान की चिंता करता है वो फिर बेबाक निर्णय देता है, जो कल निर्णय आया। जिन्हें संविधान की जगह अपने बाद में पुनर्वसन की चिंता होती है कि क्या मुझे गवर्नर बनाया जाएगा, क्या मुझे राज्यसभा लाया जाएगा, क्या मुझे यहां एडजस्ट किया जाएगा, क्या मेरे कुछ लोगों का भला किया जाएगा, जो लोग चिंता में रहते हैं उनके लिए फिर संविधान साइड को हो जाता है। ये तो संविधान को संभालने वाला सेना का सेनानी है, इसने जो जजमेंट दिया, और लगातार आप जजमेंट देखते आ रहे हैं, वो जजमेंट लोग कहते हैं बार बार, दर्शकों का यही है, कल से मैं सोशल मीडिया में करी, अरे कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो इस्तीफे के नाम पे उन्होंने सरकार को बचा दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल इस सरकार को रीस्टेट करते तो उद्धव के पास अभी मेजोरिटी नहीं थी, क्योंकि उन 16 लोगों का निष्कासन सर्वोच्च उससे बड़ी कमेटी के पास गया है, जो शिवसेना ने खुद कहा वो टेक्निकल मामला है। टाइगर, अब स्थिति, अब आपकी लगातार मुंबई बात हो रही है, आप शिवसेना के बागी गुट से, शिंदे गुट से, उद्धव गुट से, एनसीपी से, बीजेपी से, कांग्रेस, सबके संपर्क में आप हैं लगातार। अब होने क्या जा रहा है? आपको क्या लगता है कि ये जो शिंदे है ये चंद दिनों के मेहमान है, 4 दिन की चांदनी है शिंदे की अब, और उसके बाद सूर्यास्त है, अंधेरा है? देखिए दीपक भाई, मैंने तब भी आपको कहा था कि शिंदे ने जब मुख्यमंत्री पद पे शपथ ली थी तो वो 4-5 बजे का समय होगा, मतलब अभी 1-1.5 घंटा है उनके सूर्यास्त होने के लिए। ये वीआरएस जी, इस वीआरएस जब अगली बार, हाँ, इसके बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें ये हाशिए पे रहेंगे, ये पूर्व मुख्यमंत्री करके ही जाने जाएंगे। हाँ, हो सकता है 1-2 सीट ले आए, 2-4 सीट, इससे ज्यादा 41 में से सीटें आनी नहीं है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और मंडी चुनाव के नतीजों में दिखा दिया कि ये जो जितने भी बागी थे वो अपने घर की पंचायत, वो कृषि उपज मंडी नहीं संभाल पाए, वहां पे महाविकास आघाड़ी ने झंडे गाड़ दिए। ये सब वस्तुस्थिति है, ये महाराष्ट्र की जनता ने देखी है। सवाल ये है कि अब इनको ये लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ऊपर से देख रहा है, स्पीकर बचा के भी कैसा बचाएगा। स्पीकर ने यदि निर्णय नहीं लिया तो हाईकोर्ट जाएंगे, फिर मामला कोर्ट में जाएगा। स्पीकर ने निर्णय गलत लिया तो उस निर्णय को भी चैलेंज तो होगा कि साहब स्पीकर तो जब चाहे जैसा चाहे वैसा निर्णय लेते। ये मामला अभी फंस गया है, इसलिए जल्दीबाजी में अभी तक क्या था, ये दूसरी एक और फंसावट है जो बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जी। सवाल है, अभी तक बहुत सारे काम इन्होंने पेंडिंग रखे थे कि कोर्ट के फैसले आने, मसलन एक्सपेंशन ऑफ कैबिनेट,
कई लोग 41 में से 41 लोगों को मुख्यमंत्री वो मंत्री बनना है। अब उनमें से 8-10 लोग मंत्री बने और बनेंगे तो 4-5 का कोटा और इनके नसीब आ जाएगा 41 के अनुरूप। उसके बाद बीजेपी में बहुत जो बाहर के लोग जिनको प्रॉमिस करके बीजेपी में लाया गया था, वो लोग इंतजार में बैठे हैं ड्रेस सिला के कि अब हमारा नंबर आएगा। अब वो भी चला गया कि भाई कोर्ट का डिसीजन आना था, वो तो आ गया। अब आपको उनको मंत्री भी बनाना पड़ेगा। मंत्री बनाएंगे तो क्या विद्रोह होगा, क्या गुट टूटेगा, ये डर है। दूसरी बात, कई ट्रांसफर पोस्टिंग है वो अभी करनी पड़ेगी। हाल ही में जो भगोड़े अधिकारी थे कि जो महाविकास आघाड़ी के समय फरार थे और उन्होंने 100 करोड़ का आरोप लगाया था अविनाश देशमुख पे। अब देखिए उनका क्या हो गया, उनको रीइंस्टेट करा, लेकिन अब इस जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। उन्होंने 100 करोड़ का आरोप लगाया तो फिर ईडी ने चार्जशीट 1 करोड़ 45 लाख की क्यों रखी? वो 100 करोड़ का आरोप जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाए? मतलब आपका कहना है कि हर तरफ से घेराबंदी हो रखी है शिंदे की, हर तरफ से घेराबंदी हो रही है और ये दयनीय स्थिति में, ये जब अपने सरकार को डिफेंड और विक्ट्री कहते हैं, ये दयनीय स्थिति है उनकी, ये मजबूरी है। उनको बताना पड़ रहा है मार खाने के बाद भी, नहीं हमने मार नहीं खाई, ये तो हमारा शौक था, हमने ऐसे ही हमारी पीठ मसलवा ली किसी से। अरे कैसी मसलवा ली भैया, लोगों ने जूते जूते से पीटा है। संविधान के नाम पे सर्वोच्च न्यायालय ने जो जूते मारे हैं, यदि थोड़ी बहुत शर्म होती, थोड़ी बहुत लिहाज होता तो आदमी इस्तीफा लेके चला जाता। लेकिन इस्तीफा देने की औकात क्यों नहीं? औकात इसलिए नहीं है कि जो हाथ में है वो भी चला जाएगा जी, क्योंकि अब चुनाव जीतने का कहीं से कहीं तक दूर तक कहीं उनको आशा दिखती नहीं। जो हम कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं मानता हूं मैं। हमसे पहले से समझ रहे हैं, हमसे अच्छी तरह से समझ रहे। सवाल यह है समझने के बाद भी अब करेंगे क्या? तीर तो निकल चुके हैं, अब पीछे आ नहीं सकते। अब सिर्फ लेकिन अगर जंग चल रही आप है। अगर कह रहे हैं कि तरकश से तीर निकल गया है, अब कहीं ना कहीं तो जाके तीर लगेगा। अब अगर बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर मोदी और अमित शाह का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो फिर उनके लिए बेहतर इस वक्त क्या है, क्या स्थिति? क्योंकि आप तो महाराष्ट्र की दोनों साइड समझते हैं। हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। अभी एकनाथ शिंदे लायबिलिटी हो गए। एकनाथ शिंदे को उतार दिया, छोड़ दिया तो बदनामी और होगी। एकनाथ शिंदे भी महाविकास आघाड़ी की तरह इस सरकार के खिलाफ फ्रंट खोलेगा और कई अंदर की बातें बाहर निकालेगा। तो बीजेपी के लिए अब चलिए, अगर अगर शिंदे लाइबिलिटी हैं आप कह रहे हैं, तो फिर देवेंद्र फडणवीस वो क्या हैं मोदी और शाह के लिए आज की तारीख में? देवेंद्र फडणवीस ये बोझ है बहुत बड़े। आज देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े विलन हो गए हैं महाराष्ट्र के बीजेपी की राजनीति में। यदि जिले जिले स्तर पे यदि कार्यकर्ता किसी को खलनायक मानता है तो वो ये देवेंद्र फडणवीस को मानता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने शिवसेना तोड़ी, इसलिए कि ये जो बीजेपी का ओरिजिनल कैरेक्टर था उसमें इतने लोग उन्होंने बाहर के भर दिए हैं कि अब बीजेपी एक भेल हो चुकी है। ओरिजिनल बीजेपी छोटी हो गई है और बाहर की आने वाली बीजेपी बड़ी हो गई। बाहर के आने वाले लोग राज कर रहे हैं, अंदर के लोग अपने आप को टाइगर अगर एक सवाल जो जहन में आता है, क्योंकि आप महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में आप जैसे पत्रकार होंगे जो महाराष्ट्र को इतने भीतर से जानते हैं दिल्ली में रह के। अगर नितिन गडकरी को शुरू में मोदी जी ने मौका दिया होता कि भाई आप महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता हैं, आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, आप मुझसे भी सीनियर हो गए थे एक टाइम पे जब मैं मुख्यमंत्री था और आप बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट थे, अरे भाई आप संभालिए महाराष्ट्र को। अगर ये वो बात कहते और पूरा महाराष्ट्र नितिन गडकरी के हाथ में दे देते, तो आपको क्या लगता है आज स्कोर बोर्ड क्या होता? क्या उद्धव छिटक के जाते? क्या आज बीजेपी अच्छी स्थिति में होती? क्या नितिन गडकरी को साइडलाइन करना, किनारे कर देना, दूध में जैसे मक्खी बाहर फेंकी जाती है, उसका आज खामियाजा मोदी साहब भुगत रहे हैं? मोदी साहब सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भुगत रहे उसका खामियाजा। क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइन यदि कोई आदमी सबसे ज्यादा वांटेड है या मतलब सबसे ज्यादा जिसको लोग प्रेम करते हैं वो नितिन गडकरी है। उसका कारण है नितिन गडकरी अक्रॉस दी पार्टी लाइन सोच के काम करते हैं। चाहे राज्य किसी विपक्ष का भी होगा तो उन्होंने रोड देने में कंजूसी नहीं की। उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र के रोड नहीं बनाए, जैसे सारा कुछ गुजरात जा रहा है आजकल, वैसा वो महाराष्ट्र लेके नहीं गए। उन्होंने झारखंड में भी उतना दिया। मुसलमानों के प्रति गडकरी का नजरिया कैसा है? मुसलमानों के प्रति, मुस्लिम्स के प्रति? देखिए, गडकरी का कोई भी वक्तव्य किसी भी अपीजमेंट की बात भी नहीं करते। वो गडकरी एक कर्मयोगी है।
वो कर्म करने की बात करते हैं, वो धर्म की बात नहीं करते, वो जाति की बात नहीं करते, वो बाकी चीजों की बात नहीं करते, उनके सारे तमाम भाषण मैंने तो देखा टाइगर, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गडकरी जी अपने ट्वीट पे जो वामपंथी नेता हैं, जो बीजेपी के घोर विरोधी, उनको भी बर्थडे विशेस देते हैं वो अपने ट्विटर पे, जो लेफ्ट पार्टी के नेता हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए दीपक भाई, विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद क्यों हो सकते हैं? आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, सेंट्रल हॉल में इकट्ठा बैठते हैं, एक दूसरे से हंस के बात करते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में तब जब मैं कवर करता था तो मैंने उससे इससे बेहतरीन मैंने ऐसे संवाद देखे हैं कि हंसी मजाक होती है, जो तो अगर पार्लियामेंट के फिर अंदर गडकरी जद्दोजहद अगर होते हैं, बाहर गडकरी आके एक सेंट्रल एक हॉल एक एक मॉडरेट फेस थे, अगर गडकरी मॉडरेट फेस हैं वाजपेयी की तरह, और उनका हमने काम भी देखा है, मोदी सरकार जब भी प्रचार करती है तो हाईवे प्रोजेक्ट और रोड और यही सब दिखाती है वो। अ, अगर गडकरी बेहतर थे तो फिर मोदी जी ने उनको किनारे क्यों कर दिया? उनकी तो यूटिलिटी थी। मोदी जी डरपोक है, मोदी जी कंपटीशन से डरते हैं। मोदी जी वो सज्जन है कि उनके और फोटोग्राफर के बीच में कोई बड़ा नेता है तो उसको हाथ से साइड करते हैं। मोदी जी फ्रेम में अकेले रहते हैं। मोदी जी माईवे और हाईवे इस प्रिंसिपल पे चलने वाले इंसान। उन्हें किसी की पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती, किसी का नाम अच्छा नहीं लगता। वो सबका साथ सबका विकास ये जो बातें हैं वो सिर्फ बात करते हैं, लेकिन अपने ही कैबिनेट के कितने कलीग के कंधे पे हाथ रख के उनके सुख दुख के बारे में पूछते हैं, या आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर को पूछिएगा पिछले 9 साल में किस कैबिनेट मंत्री के कंधे पे हाथ रख के उसको पूछा होगा कि क्या सब ठीक चल रहा है घर में, बेटा क्या कर रहा है, सब ठीक? ये संवाद होता नहीं। वो हेडमास्टर की तरह क्लास चलाते हैं और सारे कैबिनेट मंत्री एक स्टूडेंट की तरह बैठते हैं। सरकार ऐसी नहीं चलती। यदि नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे तो सबको साथ में लेके चलते थे। नितिन गडकरी यदि अध्यक्ष होते तो वो भी गडकरी नरेंद्र मोदी जैसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। चलिए ठीक है, वो गडकरी है, वो एक प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उनका फैसला है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो लीडर हैं, पार्टी के भी हैं, कैबिनेट के भी हैं। गडकरी को एस्टेब्लिश करने और उसकी बात करते हैं, महाराष्ट्र देने की बात करते हैं। मैं आज आपके इस चैनल पे प्रोग्राम में आशंका जाहिर कर रहा हूं, यदि अभी ये एक्सपांशन हुआ तो उसमें गडकरी का पत्ता नहीं कट जाए। अरे बाप रे बाप, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब गडकरी को ड्रॉप भी कर सकते हैं 24 से पहले? ये भी कर सकते हैं, ये 24 टिकट भी काट सकते हैं क्या 24 में? टिकट भी काट सकते हैं। खैर ये तो अंदर जी ये तो पहले भी कर चुका। टाइगर, ये तो अंदर की बात है, ये भाजपा के भीतर का मामला है। मोदी जी और गडकरी में क्या रिश्ते हैं, अदावत है, मोहब्बत है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अब मैं अंतिम सवाल मैं अदावत नहीं, यही रिलेशन है जिसके वजह से 48 सीटों वाला महाराष्ट्र बर्बाद हो गया है। जी मैं आपने गडकरी को महाराष्ट्र के किसी भी पॉलिसी डिसीजन में, चाहे मुख्यमंत्री अपॉइंट करना हो, चाहे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे चुनाव के समय प्रचार हो, महाराष्ट्र में प्रचार के लिए भी गडकरी जी को उतारा नहीं गया। इसका खामियाजा भुगत रहे सब। चलिए खैर गडकरी की फिर कभी बात करते। मैं एक अंतिम सवाल पे आ रहा हूं, और सबसे बड़े सवाल पर आ रहा हूं, जिसको दर्शक और हमारे ऑडियंस वो जरूर जानना चाहेंगे, और सवाल मैं उन्हीं के बिहाफ पे ही पूछता हूं। अब रोड मैप क्या है? अब आपको महाराष्ट्र में बड़ी तस्वीर क्या दिख रही है, बिग पिक्चर क्या दिख रही है आने वाले दिनों में? और अगर मैं आने वाले दिन कह रहा हूं तो मैं फाइनल 2024 की भी बात कर रहा हूं, और अगर विधानसभा चुनाव होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बेसिकली बुनियादी तौर पर चुनाव जब आएंगे तो महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में कुछ नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में हो सकता है लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो, और उसी के साथ नगर पालिका के चुनाव। तीनों टायर चुनाव, 3 टायर चुनाव महाराष्ट्र में इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, ताकि वहां डैमेज मिनिमम हो। जितने दिन ये सरकार रहेगी उतना बीजेपी को लॉस है। इस सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रहने के लिए बोला है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये लायबिलिटी, मतलब निजात पाने वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सत्ता में रहने का बोलकर एक, मतलब मैंने कहा ना कि ये कहना कि अशोक वानखेड़े बहुत ही वाहियात, नालायक, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी इंसान है, इससे जरा मूर्ख पत्रकार नहीं है। लेकिन आज महाराष्ट्र पे कोई बात करने के लिए नहीं मिला, इसलिए वानखेड़े तुम आ जाओ और बात करो। और मैं इस पे अपने आप को महिमामंडित करूं, क्योंकि दीपक शर्मा ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। लेकिन दीपक शर्मा ने जो कसीदे मेरे बारे में पढ़े उसको भी मैं मेरी विक्ट्री मानूं तो यानी मेरी मूर्खता है। लोग हंसते हैं,
महाराष्ट्र के लोगों को मूर्ख मत समझिए भाई, बिल्कुल मत समझिए। जी। टाइगर, आप आए हमारे प्रोग्राम में और जो मैं आपका सार समझ रहा हूँ, जो आपका सारांश निकल के आ रहा है, ये जो हेडलाइन निकल के आ रही है आपकी बातचीत से कि शिंदे एक ऐसी गले की हड्डी बन गए मोदी जी के लिए, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, करें तो अब क्या करें, बहुत बुरी तरह से फंसे। और जो चाणक्य अपने को कहते थे, वो अपनी चाणक्य नीति में ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र खोते चले जा रहे हैं। तो उल्टा असर हो रहा है, सारे दांव जुगाड़ उल्टे पड़ रहे हैं। जुगाड़ जुगाड़ नहीं चलता हमेशा। इट इज नॉट जी, जुगाड़ नेसेसरी, जुगाड़ जुगाड़ विल वर्क ऑलवेज। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे और महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि देश की भी दिशा दशा तय करे। आप आते रहिए प्रोग्राम में, आपको लोग सुनना चाहते हैं और आपकी बातों के जो मतलब हैं, जो सार हैं, वाकई कभी भी आपका विश्लेषण मैंने गलत नहीं पाया, ये मैं आपकी तारीफ करूंगा। और शायद उसके पीछे आपका जो निडर और बेखौफ जो एक आपका एक जहन है और आपका एक तबीयत वैसी है आपकी सच बोलने की, वो मुझे लगता है कि दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आप आए प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर आपका।